तो हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का जो सेकंड पार्ट चल रहा है हम लोग का, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। फुल्ली तरह से संधि हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार पैरामेडिकल में पीएम में 15 से 10 मार्क्स का संधि से आता है क्वेश्चन। तो आपके लिए संधि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे, यानी कि पहले क्लास को, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। हाँ जी, तो इस क्लास को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडियो को शेयर कर दो। हाँ जी, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दो। हाँ जी, वीडियो को अभी जस्ट आप लोग लाइक करो और एक बार अपना अपना अटेंडेंस दे दो। कमेंट सेक्शन में लिखो यस। हाँ जी, तो इसका जो सेकंड वाला अगला जो मतलब कि वीडियो आएगा संधि का, उसमें हम लोग दोस्तों आपको केवल एमसीक्यू करने वाला है। ठीक है, जो अगला लाइव क्लास चलेगा 8 बजे से कल का, उसमें हम लोग केवल एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो थ्योरी का क्लास है आज समाप्त कर दूंगा संधि से। ठीक है, संधि से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो आज के क्लास आप लोग पूरा देखो, समझो, और फिर उसके बाद एमसीक्यू जब करवाया जाएगा तो उसमें आप लोग आंसर देने के लिए रेडी रहना। कल रेडी रहना आप लोग आंसर देने के लिए यूट्यूब पर। और फिर आपको पता है कि जो अगला संडे से आपका जो होगा, इस संडे को तो टेस्ट नहीं लिया जाएगा दोस्तों, इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज का संडे का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं बहुत बिजी चल रहा था, इसीलिए आज का कोई टेस्ट का प्रोग्राम नहीं रखा और टेलीग्राम पे मैंने कोई मैसेज नहीं दिया है टेस्ट का। ठीक है, तो आपको टेस्ट जरूर रखा जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग अभी स्टडी करते रहिए, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है कि आप लोग का टेस्ट लूँ। ठीक है, तो ये संधि खत्म हो रहा है, तो कल इसका एमसीक्यू का चलेगा क्लास, तो आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए, आप लोग जितने लोग जुड़ गए हैं, वीडियो को जल्दी से आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ना चाहते हैं आज व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यंजन संधि का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बना करके चलना, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जैसा कि मैं दे देता हूँ। और सभी लोग, जो लोग स्टूडेंट्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे इस चैनल को सर्च करें, टोटल लर्निंग, वहाँ पे आपको आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते। कहता है स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का विकार होकर जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि स्वर संधि के साथ कोई भी व्यंजन का विकार होगा तो उस संधि को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। और सिंपल सी बात आप लोग समझो, व्यंजन संधि आप लोग कैसे पहचानोगे? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दिक जोर अंबर, यानी कि दिगंबर। ठीक है, इसको ग कैसे हो गया, इसके बारे में जैसा कि मैंने कल का वीडियो में बताया था, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि ग कैसे हो गया। देखिए, आपको जो व्यंजन संधि है उसको पहचानने का नियम है हलंत। आप लोगों ने स्वर संधि में देखा होगा, कहीं भी हलंत आपको नहीं दिखा है, और आगे में जो विसर्ग संधि उसमें भी आपको नहीं दिखेगा हलंत का मात्रा। तो यहाँ पे हलंत किस में होता है दोस्तों? तो व्यंजन संधि में क्या होता है? हलंत होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो रूल है यहाँ पर इसे स्टार्ट हो रहा है रूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी 5 को आपको याद रखना है। ठीक है, यही 5 को आपको याद रखना है। तो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठो, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। और आपके लिए मैं कुछ मोटिवेशनल शायरियाँ भी लेकर के आऊँ दोस्तों, जो मैं बीच बीच में पढ़ूंगा। ठीक है, बीच बीच में पढ़ूंगा, आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहो। अगर शायरी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी पहले क्लास स्टार्ट कर लीजिए। तो पहला नंबर टाइप्स कहता है, यदि स्वर्ण वर्ण वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण जैसे य, र, ल, व और ह आगे रहे तो पद के अंत वाले क, का, ग, च, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के य, र, ल, व, ह के आगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आधा क आ गया। ठीक है, आधा क आ गया, तो यहाँ पे क, आधा क दिख रहा है ना, तो ये क का आप यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ो, क का ग में बदल जाए। यहाँ देखिए वाग जल। ठीक है, वाग के जोड़ जाल, तो क्या हो जाएगा? वाग जाल, यानी ग हो गया। इसी तरीके से अगर च दिखे तो च का क्या कर देना है? ज। ठीक है, तो च का यहाँ देखिए अच जोड़ अंत, तो क्या हो जाएगा? अजंत।
ठीक है, ज का उच्चारण हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको बस यही वाला याद रखना, जैसे त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे जगत जोर ईश्वर, तो जगदीश्वर, द का उच्चारण हो गया। इसी तरीके से आ जाइए अप जोड़ ज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प का क्या बताया मैंने, ब, तो यहाँ पे देखिए प अप जोड़ ज, तो क्या हो जाएगा, अबज, ठीक है, ब का उच्चारण हो गया। इसी तरीके से आपको बस एक में मात्र 4-5 याद रखना है, बस यही याद रखना है दोस्तों, और आपका विग्रह आसानी से कर लीजिएगा, एक भी संधि से नहीं छूटना चाहिए। और कल के क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए जब दूसरा कहता है यदि लकार आगे रहे तो पद के अंत वाले त और द के स्थान में ल हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझिए, त और द के स्थान में क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो यहाँ देखिए तद जोड़ लीन, ठीक है, तो तल्लीन, ठीक है, तल्लीन, ठीक है। देखिए अब द के जगह पे क्या हो गया, ल हो गया। इसी तरीके से उत जोड़ लेख, तो क्या हो जाएगा, त के जगह पे क्या ले लिया, ल ले लिया, यानी कि उल्लेख, आधा ल का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे आधा ल हो जाएगा, ठीक है, लकार थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, तो आधा ल हो जाएगा, यानी तल्लीन और उल्लेख, यानी कि त और द जहाँ दिखे आपको क्या बदल देना है, हमेशा ल में, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जो अगला टॉपिक आता है हमारा, तीसरा नंबर कहता है यदि च या छ आगे रहे तो पदांत त और द के स्थानों में च और यदि ज, ठीक है, त और द के स्थान में च, याद ध्यान रखिएगा, और यदि ज या झ के आगे रहे तो त और द के स्थान में ज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, यहाँ पे भी त है, ठीक है, त है, तो इसका क्या हो जाएगा, आगे में क्या है, च है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, च हो गया ना, त और द का आगे में च रहेगा तो च ही लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल है, एतद जोड़ छाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द का उच्चारण हो रहा है छ का, तो यहाँ पे देखिए च या छ रहे तो क्या हो जाएगा, हमेशा आधा च चलेगा, तो क्या हो जाएगा, एतद छाया, आधा च का उच्चारण यहाँ पे लगा देना है। इसी तरीके से उत जोड़ ज्वल रहेगा, यानी कि आगे में क्या रहे, ज रहे या छ रहे तो क्या बन जाएगा, आधा ज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा उत जोड़ ज है आगे और इसमें छ है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ज का उच्चारण हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है, उत जोड़ ज्वल तो उज्ज्वल, और तत् जोड़ झंकार तो क्या हो जाएगा, तज झंकार, ज का उच्चारण लेना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए जो हमारा जो शायरी है, मोटिवेशन शायरी, उसको एक बार सुन लीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिम्मत न खोना अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत न खोना अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है। तो आशा करता हूँ आपको इस शायरी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, अगर आपने मेरी शायरी को बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। तो चलिए जो अगला है, अगला शायरी में मैं सुनाऊंगा आगे की क्लास में, जो चौथा टाइप्स कहता है यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, ठीक है, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए, सॉरी दोस्तों वर्गो लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टेक है, क च ट प के आगे न या म रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान में तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। अब तीसरा या पांचवा हो जाता है तो देखिए यहाँ पे तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जो उदक जोड़ क है और यहाँ पे म आ गया तो क्या हो जाएगा, तीसरा भी होगा या पांचवा भी हो जाएगा, तो तीसरा हमारा क्या है, अंग हो जाएगा, और जो पांचवा है हमारा यहाँ ग हो जाएगा, ठीक है, कोई भी लिख देना आप लोग, सही हो जाएगा। अब देखिए जो त है, यहाँ पे किसका किसका था, यहाँ पे त का भी था, यहाँ पे त का भी उच्चारण था, तो अगर त रहे और म रहे तो यहाँ पे न का भी हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर पे, अब पांचवा में हमारा ग हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ट रहेगा न रहेगा तो तीसरा भी रहेगा, तीसरा न है टवर्गी न, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा अंग हो जाएगा जो कि पांचवा होगा, ठीक है, हाँ जी। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो पांचवा और लास्ट है व्यंजन संधि के लिए, इसको देख लो आप लोग। पांचवा कहता है यदि म के आगे क से लेकर ह तक कोई भी वर्ण आए, ठीक है, म के आगे, यहाँ पे देखिए म के आगे क से लेकर ह तक कोनो वर्ण आ गया ना, तो इसको क्या कर देना है, म का अनुस्वार लगा देना, यानी कि बिंदु यहाँ पे चढ़ा देना है। समझ में आ रहा होगा, हाँ जी समझ में आ रहा होगा।
देखिए जैसे सम जोड़ सार, कोई भी वर्ण आ गया क से लेकर ह तक के बीच में स आ जाता है, तो सम जोड़ सार तो संसार, यहाँ पे ऊपर में चल गया बिंदु संसार, ये जो म कहाँ चल गया ऊपर में, इसको पढ़ा जाता है न के रूप में संसार। उसी तरीके सम जोड़ हार तो संहार। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि व्यंजन संधि आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो आपको बस इसमें का जो लिखा हुआ इसी को याद रखना है और आपको एग्जाम्पल पे ट्राई करते रहना है दोस्तों। ठीक है, जो अगला है हमारा विसर्ग संधि, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 है। अब देखिए विसर्ग संधि आप लोग समझ लिए, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ संयोग होने पर कोई विकार होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ संयोग करते हैं तो जो संधि या विकार बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए जो एग्जाम्पल देख लीजिए, तो दुह जोर, ठीक है, दुस विसर्ग आ गया, गति तो क्या हो जाएगा दुर्गति। जो विसर्ग क्या होता है ऊपर माथा पे चढ़ जाता है यानी कि र हो जाता है। इसका भी टाइप से कि र कब होगा, च कब होगा, क कब होगा, इसमें भी पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए जो पहला टाइप्स कहता है यदि विसर्ग के आगे, ठीक है, विसर्ग के आगे की बात हो रही है, यानी कि विसर्ग के आगे कौन है, इधर की ओर है ना, आगे च या छ रहे तो विसर्ग का डंटी स, त या थ रहे तो तलब्बी स और डंटी स में हो जाता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे विसर्ग के आगे च है तो ये आधा स हो गया, और अगर विसर्ग से आगे छ है तो भी ये तलब्बी स हो गया, और जब विसर्ग के आगे त रहे और या थ रहे तब क्या हो जाएगा, डंटी स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आधा स इस तरीके से है। तो आपको मेनली रूप से क्या याद रखना है, ये वाला, और एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लेना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बस ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 है दोस्तों। बस इसी तरीके से उपस्थिति बनाए रखो, और हो सके तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, और 8 बजे प्रतिदिन हमारे साथ रेडी रहिए। जो दूसरा है पदांतर विसर्ग के पहले अ हो और आगे वर्णों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा अ, य, र, ल, व या अंगा हो तो आकार सहित विसर्ग हो जाता है। अब देखिए, अब इसको आप लोग कब समझिएगा, एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए सह जोर अ, ठीक है, सह जोर अ, तो ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। देखिए सह विसर्ग के बाद क्या है, अ है, यहाँ पे कह रहा है ना अ हो। ठीक है, विसर्ग के पहले अ हो और आगे वाले वर्ण तृतीय, चतुर्थी, पंचमी वर्ण अथवा अ, य, र, ल, व कुछ भी होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसा कि विसर्ग के आगे अ आ गया, ओ बन गया, विसर्ग के आगे र आ गया, य, र, ल, व है ना, इसके भी ओ बन गया। इसमें विसर्ग के आगे क्या बन गया, वो आ गया तो भी ओ बन गया, शीतो वायु। ठीक है, इसी तरह से मनः जोर हरि, तो मनः जोर हर है। ठीक है, तो क्या जाएगा, मनोहर, ओ बन गया ना, ओ बन गया, विसर्ग के बाद ह आ गया तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो यही सब याद रखने वाली बातें, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। चलिए जो तीसरा है, यदि आकार के बाद, ठीक है, यदि आकार के बाद र हो, ठीक है, क्या हो, र से उत्पन्न विसर्ग हो तो विसर्ग का र हो जाता है, आधा र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसको समझिए, तो जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि र से उत्पन्न विसर्ग, ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद अगर लगता है कि र से उत्पन्न है तो उसका क्या हो जाएगा, ऊपर में रेप हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, अ के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पुनरपि। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रातः जोड़ एव, तो क्या हो जाएगा, प्रातः रेव। ठीक है, रेव। उसी तरह से स्व जोड़ गत, तो क्या हो जाएगा, स्वर्गत। ठीक है, अब जो अगला आता है आपको याद करने वाला है, ये तो मेनली रूप से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। जो मेनली रूप से अगला आता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नी वाला से आता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा कहता है, यदि र से उत्पन्न विसर्ग के आगे र हो, ठीक है, र से उत्पन्न विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, ये विसर्ग हट जाएगा और जो विसर्ग के पूर्व जो स्वर होगा उसका दीर्घ हो जाएगा, यानी कि री। देखिए यहाँ से ई इधर है तो इसमें क्या हो जाएगा, ई पट्टी हो जाएगा, जैसा कि आपको निरोग का दिख रहा है। एग्जाम्पल देखिए, नी जोर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नी जोर रोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नी रोग। नी का केवल क्या कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ई को बड़ा कर दीजिए तो नी रोग हो जाएगा। इसी तरह से नी जोर रस, तो क्या हो जाएगा, नीरस।
तो आपको यही सब है। और ये लास्ट है, देखिए यहाँ पे जो पचमा कहता है विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, उसके आगे स्वर्ण वर्ण वर्गों के तृतीया चतुर्थी और पंचम वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो आप लोग समझ जाओ, अ और आ को छोड़कर कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, आधार र का हो जाएगा, यानी कि ऊपर चल जाएगा, ठीक है। र का उच्चारण जैसे नी जोड़ धन तो क्या हो जाएगा, निर्धन, ठीक है। विसर्ग के बाद कुछ भी आ जाए केवल अ और आ को छोड़कर, तो यहाँ पे देखिए नी जोड़ आधार तो क्या हो जाएगा, निराधार। दू जोड़ गति तो क्या हो जाएगा, दुष्गति। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना अभी क्या चलेगा, र का उच्चारण हो गया। अब देखिए कवि जोड़ अय तो क्या हो जाएगा, कवि रथ, कवि रथ। नहीं दोस्तों अभी और भी है, देखिए अब जो छठा है आपके लिए, जो छठा है कहता है यदि विसर्ग के बाद क या प हो, ठीक है, क या प हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग ही रह जाता है, ठीक है, विसर्ग ही रह जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, विसर्ग ही रह जाता है। बस सिंपली बात है, क और प दिखे आपको आगे में, बस वही का वही लिख दो जोड़ के, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जो सातवां दिख रहा है, यदि इंकार या उकार के बाद विसर्ग हो और उसके आगे क ख प या फ हो तो विसर्ग की जगह पे ये वाला स कर देना है, ठीक है, मूर्धन्य स कर देना। इसको क्या पढ़ते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं। तो नी जोड़ कारण तो क्या हो जाएगा, निष्कारण। कौन वाला स देना है, मूर्धन्य स आधा स। नी जोड़ पाप तो क्या हो जाएगा, निष्पाप। दू जोड़ फल तो क्या हो जाएगा, दुष्फल। तो दोस्तों यही था क्वेश्चंस। जो अगला हमारा शायरी है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताना कि शायरी कैसा लगा। देखिए जो अगला शायरी मैं बोल रहा हूँ, धुंध भी होगा कोहरा भी छाएगा, धुंध भी होगा कोहरा भी छाएगा, सूरज को फिर भी कोई रोक न पाएगा, सूरज को फिर भी कोई रोक न पाएगा। तो यही कुछ मोटिवेशनल शायरी थी। मतलब कि इसके इस शायरी का कहने का मतलब हो गया दोस्तों मोटिवेशनल का, कि आपके सामने कितनी भी परेशानियां हो, बस आपको उसको डट के सामना करना है, उससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो आपको कितना भी बड़ा एग्ज़ाम देना पड़े, बस आपको उसको तैयारी में लग जाना है। किसी भी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं समझिए, आपके सामने वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बस उसको बड़ा समझिए और उसकी तैयारी में लगे रहिए, आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।